हुए हैं, आप कहाँ रहते हैं, इस पे अगर आपके लाइफ का सक्सेस डिपेंड होता तो मैं आज आपके सामने चीफ गेस्ट के रूप में नहीं रहता, क्योंकि जो वसीयतें अपने नाम करवाने से कुछ नहीं होता, ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन द मैन। एक बच्चा अपने आप में वो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमाल छुपा हुआ रहता है, और शिक्षा का सही मायने में अर्थ होता है कि उसको तराशना, उसको बाहर निकालना। आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स है, आपके हालात अगर विपरीत है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदी का एक वाक्य है कि विपरीत हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं टूटते वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप अपने बच्चों को ये लगे कि मेरे हालात विपरीत है, तो उसको ये समझाइए कि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है और तुम्हारा जन्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुआ है। कि बच्चे हैं, बच्चों के सपने होंगे, जैसे मैडम ने भी अपने स्पीच में कहा था कि कभी भी उसको डिमोटिवेट मत कीजिए। आज के युग में एक सर्टन समय के बाद हम लोग बहुत भागते रहते हैं सो कॉल्ड डेवलपमेंट के पीछे, अपनी पर्सनल ग्रोथ के पीछे, लेकिन एक विशिष्ट समय के बाद माता पिता को ये लगने लगता है कि जिंदगी की जो खुशियां हैं वो अपने बच्चे क्या कर रहे हैं उसी में होती है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। वो जो भी बनना चाहता है उसको कभी डिमोटिवेट मत कीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो हम अपने बीते दिनों को याद करते हैं, और लाइफ में हमेशा ये प्राउड फीलिंग है मेरे लिए कि मैंने अपने जीवन में अपने सरकारी नौकरी की शुरुआत बतौर शिक्षक की थी। 2009 के आसपास मैं भी टीचर था, और ये हमेशा प्राउड फीलिंग मुझे लाइफ टाइम रहेगी। और आज एनुअल डे का प्रोग्राम देख के हमको भी अपने स्टूडेंट्स वाले दिन याद आ रहे हैं कि हम भी बड़ा बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब एनुअल डे का प्रोग्राम होगा। कि जो भी एक मिथ होता है कि आदमी को लाइफ में सक्सेस होना है तो क्या होना चाहिए, उसके किसी भी क्राइटेरिया में मैं फिक्स नहीं बैठता था। महाराष्ट्र में शोलापुर करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे महागांव नाम का एक गांव है, 1000-1500 पॉपुलेशन का। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मेरी माँ चूड़ी बेचती थी, मैं भी उसके साथ जाता था, आवाज लगाता था। और ये बात जो भी संघर्ष किया वो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए, लेकिन सफल होने के बाद आपको अपने पुराने दिनों को भी याद रखना चाहिए। तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप में रिपेयरिंग का काम करते थे। बाद में उन्होंने साइकिल की दुकान शुरू की, उनको शराब की आदत लग गई, उसके कारण दुकान बेचनी पड़ी। फिर माँ चूड़ियाँ बेचने लगी। तो उस परिवार से जब ये कहा जाता था हम लोगों के यहाँ पे कि किसी को IAS बनना है, IPS बनना है, तो आपके माँ बाप अमीर होने चाहिए। तो मेरे माँ बाप अमीर नहीं थे। आपका माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे पिताजी 4वीं-5वीं कक्षा तक पढ़े थे। फिर कहा जाता था कि बहुत हाई फाई स्कूल में आपका एजुकेशन होना चाहिए। मेरा स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुआ था। मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ा था। 5वीं से 10वीं कक्षा में भी मेरे मामा के गांव के ही स्कूल में मैं पढ़ा। तो ऐसे भी कुछ नहीं था कि मैं बहुत बड़े शहर में किसी नामांकित स्कूल में पढ़ा। फिर कहा जाता था कि IAS IPS बनने के लिए महाराष्ट्र में पुणे मुंबई जैसे शहरों में जाके आपको अच्छे नामांकित कॉलेज से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, उस ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, और उस ओपन यूनिवर्सिटी का मैं पहला विद्यार्थी हूं जो ग्रेजुएट होकर IAS बना। तो उसमें भी मैं नहीं फिट बैठता था। फिर हम लोगों को कहा जाता था कि आपको पुणे मुंबई में जाना चाहिए, वहाँ क्लासेस लगाना चाहिए। मैंने कोई क्लास नहीं किया था। उसके बाद ये कहा जाता था कि कम से कम 5 साल तो पढ़ाई करनी चाहिए। मैं 2-2.5 साल पढ़ाई किया, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये एक उस टाइम पे मिथ था। तो मैं जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू में ही बोला, वो भी आधी अंग्रेजी आधी हिंदी फिर मराठी, उस तरह से मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मेरा अंग्रेजी बिल्कुल उतना अच्छा नहीं था, तो उस क्राइटेरिया में भी मैं नहीं बैठता था। और फिर कहा जाता था कि दिल्ली जाना ही पड़ता है ट्यूशन लगाने के लिए। तो मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया। उसके पहले मैंने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, तो उसमें भी नहीं बैठता था। और फिर ये कहा जाता था कि आपको नसीब में होना चाहिए। तो मेरी जो स्टोरी है, मैं 2009 में जब टीचर बना, पहले टीचर बनने के बाद मुझे अंदर से ये लगने लगा कि यार मुझे कुछ तो अलग बनना था।
तो मैंने फिर टीचर की नौकरी का रिजाइन कर दिया। उस समय बहुत लोगों ने कहा होगा कि इसको पगला गया है, इसको घर में, क्योंकि उस समय मेरी माँ दूसरों के खेत में काम पे जाती थी, 60-70 रुपए मिलते थे हर दिन के। बड़ा भाई बेरोजगार था, हम लोगों का अपना घर नहीं था, आधा एकड़ जमीन नहीं थी। उस स्थिति में मिली हुई सरकारी नौकरी का मैंने रिजाइन कर दिया और मैं पुणे चला गया। और उसके बाद जब 2010 में मैं फेल हुआ प्रीलिम्स, उसके बाद पैसे आने बंद हो गए तो पुणे छोड़ना पड़ा, शोलापुर गया, माँ को चुनाव में खड़ा किया, सारा चीज छोड़ के मुखिया के चुनाव में कि चलो अब चुनाव लड़वाते हैं माँ को। उसमें भी 23 अक्टूबर 2010 को रिजल्ट आया। 7 सीट थे हमारे पैनल जो गांव में खड़ा किया था, सातों के सातों हार गए। हम लोगों को लगता था कि एक भी जीत जाता तो उसका पूरा बोरा जो था गुलाल का उसके ऊपर डाल देते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो लाइफ में कभी कभी बार बार आप लोगों को फेल्योर मिलता है। तो वो साल था जिसमें मैंने बहुत पढ़ाई की, उसमें फेल, पुणे छोड़ना पड़ा, माँ हार गई। लेकिन 23 अक्टूबर 2010 जो वो चुनाव के निकाल का दिन था, उस दिन मैंने कहा कि आज रैली नहीं निकाल पाए हम लोग, क्योंकि सारी तैयारी किए थे, दोस्त लोग इमोशन में भाषण दे दिया। अब उस दिन रैली निकालेंगे जिस दिन मैं क्लास 1 अफसर बनूंगा। आज गांव से बाहर जा रहा हूं, उसी दिन लौटूंगा जिस दिन अफसर बनूंगा, और वो भी रैली के साथ आऊंगा जो आज नहीं निकाल पाए। इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं छोटी मोटी समस्याओं के कारण, हार के कारण, कठिनाइयों के कारण, तो वो मत हुई। 12 मई 2012 को, मतलब 23 अक्टूबर 2010 के बाद लगभग 18 महीने के बाद मैं गांव गया था, और उस समय मैं यूपीएससी से आईएएस बना था। उसके 2 महीने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें मैं एमपीएससी में स्टेट का रिकॉर्ड ब्रेक मार्क के साथ टॉपर था। उतने मार्क्स कभी किसी को नहीं आया था। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहते रहता है कि नहीं मुझे इतने प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इतने इश्यूज है, क्योंकि बचपन से बहुत सारी डिफिकल्टीज मैंने झेली है। अपने पैर पे खड़ा होने से लेकर 1.5 साल की उम्र में वो संघर्ष शुरू हुआ था। लेकिन उन्हीं संघर्षों के बीच में अगर आप जिंदगी को सकारात्मकता की ओर पॉजिटिविटी से देखते हैं तो उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो मैं आपको वही कहूंगा कि आपके बच्चों को भी कभी मत ये कहिएगा कि तुम्हारे हिसाब से प्रॉब्लम्स है तो तुम दूसरा मार्ग अपना, क्योंकि मुझे याद है जब मैं सरकारी नौकरी का रिजाइन देने के लिए निर्णय लिया, मेरी माँ, अब सोचिए कि उस नौकरी को लगने के लिए कई बार प्राइवेट इसमें महाराष्ट्र में 25-25, 30-30 लाख रुपए देते थे, और उसमें हमको भी सरकारी नौकरी मिली थी। जब 60-70 रुपए घर में आते हैं हर दिन में, उस नौकरी को रिजाइन करते समय भी उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो। उसने कहा कि ठीक है, मैं 2-4 साल और मेहनत कर लूंगी, तुमको जो बनना है वो तुम बनो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। तो आपसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनको जो भी बनना है। बच्चों को भी कहूंगा कि अभी आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, खेलिए, मोबाइल पे थोड़ा कम ध्यान दे दीजिए, क्योंकि कई बार बच्चों को आदत वो माँ बाबूजी ही लगा देते हैं उनकी कि भाई कुछ रो रहा है तो ले लो मोबाइल, तो वो मत करिए, खेलने भेजिए। और इस इवेंट का नाम भी हमको सुन के मैडम बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि किलकारी का मतलब जहां तक हमको याद है कि खुशियां होता है, उत्साह होता है उस परिप्रेक्ष्य में। और शिक्षा या स्कूल ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आते समय बच्चे खुश हो और जाते समय दुखी हो। थोड़ा उल्टा होता है आजकल। तो यहाँ अगर इस तरह के बाकी इवेंट्स होंगे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे, शिक्षा के साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए आप लोग जो भी ये कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को भी बधाई है। कई बार हार जीत अपनी जगह पे, पार्टिसिपेट होना सीखिए। हिंदी की बहुत अच्छी लाइन्स है कि तू दौड़ में अव्वल आए ये कोई जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये कोई जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी कोई जरूरी नहीं। जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ तेरा दौड़ में शामिल होना। आज जो आगे है वो कल तेरे पीछे होंगे, तू बस लड़ना मत छोड़ना, तू बस चलना मत छोड़ना। यही बच्चों को कहूंगा कि आप जिंदगी में जहां भी जाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो आप चलते रहिए। जो कठिनाइयां आती है उस कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जो एम है उसको पाने के लिए कभी भी निराश मत होइए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार इस संस्थान को, मैडम को, ये संस्थापक महोदय जो है और यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को क्रिसमस की भी शुभकामनाएं देता हूं, आने वाले नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। और ये संस्थान जिसने झारखंड जैसे स्टेट में 5 बच्चों से शुरुआत करके लगभग 6000 तक का सफर तय किया, ये आसान नहीं है। कि आप सब लोग भी जानते हैं ये संस्थान इसके कार्यों के कारण भविष्य में इससे भी और ऊंचाई तक पहुंचे, अपना नाम का है। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम